Good evening, guys. Good evening. Good evening, and welcome to all of you. Good evening. Good evening. Good evening. चलिए धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं। देखो, करंट अफेयर्स पर स्पेशल क्लास है ये हम लोगों की। जय हिंद। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो गाइज देखिए, करंट अफेयर्स आप सब लोग जानते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स हमारा। Now you don't need to wait. Good evening, Suraj. Good evening. नमस्ते। गुड इवनिंग। तो गाइस, इसमें देखो हम लोगों का प्लान क्या है। प्लान ये है हमारा कि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, ठीक है, भूगोल और पर्यावरण, इससे संबंधित मतलब जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहे हैं कोई बात नहीं यश, कोई बात नहीं। तो जितने भी टॉपिक्स ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड रहे हैं, और मैं कब से स्टार्ट करने वाला हूं गाइस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल। ओके, लास्ट अप्रैल से शुरू करूंगा, और लास्ट अप्रैल से लेकर के जब तक आप लोगों का प्रीलिम्स नहीं होता है तब तक का पूरा करंट अफेयर्स ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का आपको मैं कवर कराऊंगा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ठीक है, तो आप सब लोगों को क्या करना है, आप सब लोगों को रेगुलरली क्लास करते रहना है। ठीक है, रेगुलरली क्लास करते रहोगे तो आपको करंट अफेयर्स ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का जो है उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रणाम। गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो इसमें देखिए, सबसे पहली चीज के अलग अलग सोर्सेस से मैं मटेरियल आप लोगों के लिए कंपाइल करके लाऊंगा। देखो, हर एक एग्जाम के लिए ये चीजें काम आएंगी। हाँ, किसी में ज्यादा डिटेल में पूछ लेगा आपसे, किसी में कम डिटेल में पूछेगा। ठीक है। गुड इवनिंग कल्पना। मतलब जैसे मान लो कि आप लोग यूपीएससी का एग्जाम दोगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो तो उसमें जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बहुत ही ज्यादा डिटेल में पूछ लिया जाएगा, डीप में जाकर के, है ना। अगर आप मान लीजिए यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यूपीपीएससी में उतना ज्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। हाँ, डेली करंट अफेयर्स कर लेते हो, वेरी गुड, लेकिन अगर ये क्लासेस करोगे पारस तो इससे आपको फायदा जरूर होगा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गाइस। ठीक है, तो यूपीएससी यूपीपीएससी हो या फिर जो छोटे मोटे एग्जाम्स हैं, कोई भी एग्जाम, है ना, जैसे वन लाइनर आपसे पूछ लेगा, ठीक, तो आप लोग ये क्लासेस ज्वाइन करोगे तभी जो है वो आपको बेनिफिट जो है वो देखने को मिलेगा इससे। ठीक है, मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, हर एक चीज के लिए काम आएगा गाइस। ठीक है, क्लास करो फिर देखो कि काम की चीजें बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सरिता। तो ये मेरा थोड़ा सा इंट्रो है, आप लोग इंट्रो देख सकते हो मेरा। ठीक है, और ये देखिए स्पेशल क्लासेस के लिंक्स हैं। इस महीने 10 स्पेशल क्लासेस आनी है, 10 स्पेशल क्लासेस के लिंक्स मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं, आप लोगों को ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को क्लास के लास्ट में बताऊंगा, क्या सब्सक्रिप्शन है, क्यों आपको लेना चाहिए, एंड ऑल दोस थिंग्स। Okay, so guys, welcome. Good evening to all of you. So we are going to start current affairs of geography and environment. ठीक है, क्या करना है आप लोगों को, देखो पीडीएफ तो आप लोग डाउनलोड कर ही लोगे, वो तो आप सब लोग जानते हो। गुड इवनिंग हिमांशु। लेकिन पीडीएफ के साथ साथ अपनी कॉपी उठा लीजिए, कलम उठा लीजिए और चीजों को नोट करते जाइएगा। ठीक है, मटेरियल बहुत सारा होगा लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा और आप अपनी कॉपी में क्या करते जाएंगे, नोट करते चले जाएंगे। ठीक है। गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हाँ, अप्रैल से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, हम लोग शुरू कर रहे हैं अप्रैल से। अप्रैल का खत्म करेंगे, फिर अपना मई में आएंगे, फिर जून जुलाई, इसी तरीके से हमारी क्लासेस जो है वो चलती रहेंगी। सबसे पहले देखिए सनराइज मिशन। ठीक, आप चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट जो है वो है, महत्वपूर्ण है।
अब सनराइज मिशन है क्या, तो सबसे पहली चीज तो फुल फॉर्म जान लो इसकी। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, द सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। अब इसको हिंदी में अनुवाद मत करने लगिएगा, ठीक है, इसका हिंदी में अनुवाद मत करने लगिएगा। तो सनराइज का फुल फॉर्म क्या है, सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। इसमें जियो एंड एनवायरनमेंट ही कवर करेंगे। ठीक है शाजिया, अभी पहले वही कवर करते हैं, उसके बाद देखते हैं बाकी सब्जेक्ट्स में भी देखेंगे। पहले रिस्पॉन्स तो देखें लोगों का, है ना, कितना लोग क्लास कर रहे हैं। ठीक, देखो नासा ने एक नया मिशन आरंभ किया है। ठीक है, नासा ने एक नया मिशन आरंभ किया है एक अध्ययन करने के लिए। किस चीज का अध्ययन करने के लिए, सोलर पार्टिकल स्टॉर्म्स। ठीक है, यानी कि सूर्य के कणों की आंधियों का अध्ययन करने के लिए। आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी होगी गाइस, तो आप लोग जानते होंगे कि हम पढ़ते हैं सोलर फ्लेम्स, सौर्य ज्वालाएं, या हम लोग पढ़ते हैं क्या, सोलर विंड्स, सौर्य पवने। ठीक, अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताऊं कि सोलर फ्लेम्स या सोलर विंड्स क्या होती हैं, सौर्य पवने या सौर्य ज्वालाएं क्या होती हैं, देन लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ओके, सुनो, अगर आप सूर्य को देखोगे तो हमारा जो सूर्य है उसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। गुड इवनिंग, नमस्ते, गुड इवनिंग। सबसे अंदर का हिस्सा जो है सूर्य का, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्रोमोस्फेयर। ठीक है, ये जो सूर्य का बाहर का हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, फोटोस्फेयर। ठीक, प्रकाश मंडल। और इसके बाहर सूर्य का एक वायुमंडल हमें देखने को मिलता है, और इस वायुमंडल को क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम देते हैं कोरोना। ओके, ये वाला कोरोना नहीं जो आजकल चल रहा है। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं, कोरोना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब सुनिए, जो सूर्य का ये सबसे अंदर का हिस्सा है जिसे हम क्रोमोस्फेयर बोल रहे हैं, आप नाभिक भी कह सकते हो, यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि नाभिकीय संलयन। और इसी नाभिकीय संलयन से क्या बनती है, ऊर्जा बनती है, एनर्जी बनती है। क्लियर, ठीक है, वो ऊर्जा जो यहाँ नाभिक में बनती है वो आ जाती है फोटोस्फेयर में। ठीक, और फिर क्या होता है, ये जो बाहर का वायुमंडल है जिसे हम कोरोना कहते हैं, यहां से टाइम टाइम पर, समय समय पर हमें क्या देखने को मिलता है कि एनर्जी निकलती है, ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा के साथ साथ चार्ज्ड पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक है, आवेशित कण निकलते हैं। और ये जो आवेशित कणों की आंधियां निकलती हैं सूर्य की सतह से, इन्हीं को क्या कहते हैं, सोलर विंड्स, यानी कि सौर्य पवने। ठीक है, गुड इवनिंग। करंट अफेयर्स चल रहा है बेटा, उसमें मैं बता रहा हूं। ओके, अब सुनो, नासा ने एक मिशन भेजने की बात कही है। ठीक है, उस मिशन का नाम क्या है, सनराइज मिशन। किस चीज के लिए है, तो आप याद रखोगे कि सूर्य की सतह से जो कणों की आंधियां निकलती हैं, जिन्हें हम सौर्य पवने कहते हैं, जिन्हें हम सौर्य ज्वालाएं कहते हैं, ठीक है, उनके अध्ययन के लिए ये मिशन जो है वो भेजा जा रहा है। ठीक, हाँ, नोट कर लो क्या चीज छूट गई आपकी, फटाफट नोट करते जाएंगे, फटाफट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइस, फटाफट नोट करते जाओगे। तो सोलर जो विंड्स होती हैं, सौर्य पवनें जो होती हैं, सूर्य की सतह से जो आंधियां निकलती हैं आवेशित कणों की। और जब मैं आवेशित कण बोल रहा हूं तो इसमें बेसिकली हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात हो रही है यहाँ पर। गुड इवनिंग। तो अब इनका अध्ययन करना है। ठीक, अब सुनो, नासा का प्लान क्या है, नासा का प्लान ये है कि पृथ्वी के वायुमंडल से थोड़ा ऊपर वो क्या भेजेंगे, 6 क्यूब सेट्स, यानी कि 6 छोटे छोटे उपग्रह जो हैं वो भेज दिए जाएंगे पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर। ठीक, और ये उपग्रह किसका काम करेंगे, एक अत्यधिक विशाल टेलीस्कोप का, रेडियो टेलीस्कोप बोला जा रहा है। ठीक है,
रेडियो टेलीस्कोप क्या हुआ? रेडियो टेलीस्कोप हुआ जो रेडियो तरंगों पर काम करता है। देखो नॉर्मल टेलीस्कोप जो होता है, नॉर्मल दूरदर्शी, वो किस पर काम करता है? प्रकाश तरंगों पर, लाइट वेव्स पर। लेकिन ये किस पर काम करेंगे? रेडियो तरंगों पर काम करेंगे। और सनराइज मिशन को कब भेजने की बात हो रही है? 2023 में भेजने की बात हो रही है कि 2023 में इसे भेजा जाएगा। ठीक, अब इसे स्टडी क्या करना है? इसे अध्ययन ये करना है कि सूर्य की सतह से ये कणों की आंधियां जो है वो क्यों निकलती हैं, कैसे निकलती हैं। ठीक है, प्रकाश तरंगे, लाइट वेव्स। ठीक है, लाइट वेव्स को हम प्रकाश तरंगे कहेंगे। तो इसको, ये जितने भी छोटे छोटे सैटेलाइट्स छोड़े जाएंगे, इनका काम क्या होगा कि सूर्य से निकलने वाले इन कणों की आंधियों का क्या करना है? अध्ययन करना है और समझना है कि हमारे सौर मंडल पर, हमारे सोलर सिस्टम पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो डेट याद रखना है, कब भेजने की बात हो रही है? 2023 में, 2023 में। ठीक है, आगे बढ़ो। यहां से आगे बढ़ोगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो 6 छोटे छोटे क्यूब सेट्स हैं, क्यूब सेट्स मतलब छोटे आकार के उपग्रह हैं। ठीक, ये क्या करेंगे? ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि सूर्य की फोटो खींचेंगे, सूर्य की फोटो खींचेंगे, सूर्य की सतह की फोटो खींचेंगे। किसका इस्तेमाल करते हुए? रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करते हुए। ठीक, और फिर जो फोटो ये खींचेंगे वो नासा का जो डीप स्पेस नेटवर्क है, नासा ने मतलब कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए एक सिस्टम, एक प्रणाली विकसित कर रखी है जिसको बोलते हैं डीप स्पेस नेटवर्क। तो उसका इस्तेमाल करते हुए उन फोटोज को कहां पर भेज देंगे? पृथ्वी पर भेज देंगे। ठीक है, और पृथ्वी पर फिर हम उनका क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। क्लियर? तो यहां पर क्या ध्यान रखना है कि ये जो 6 क्यूब सेट्स भेजे जाएंगे, छोटे छोटे सैटेलाइट्स भेजे जाएंगे, ये रेडियो तरंगों का उपयोग करते हुए सूर्य की सतह की 3D फोटोज खींचेंगे। ठीक, और 3D फोटोज खींच करके नासा का जो डीप स्पेस नेटवर्क है उसके थ्रू उन फोटोज को कहां पर भेज देंगे? पृथ्वी पर भेज देंगे। और फिर पृथ्वी पर बैठ करके हम उनका क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से हमें पता क्या चलेगा? हमें पता चलेगा कि ये जो आंधियां होती हैं, ये जो आवेशित कणों की धाराएं होती हैं, ये सूर्य की सतह पर कैसे उत्पन्न होती हैं और किस तरीके से ये अंतरिक्ष की ओर निकलती हैं। यानी कि इनकी उत्पत्ति को समझने में मदद मिलेगी हमें, और ये अंतरिक्ष की ओर किस तरीके से आगे बढ़ती हैं उसको समझने में हमें यहाँ पर हेल्प मिलेगी। ठीक, और हमें क्या ध्यान रखना है? देखिए, सबसे पहली बार ये होने जा रहा है कि सूर्य का जो चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ पृथ्वी का एक चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, उसी तरीके से जो हमारा सूर्य है, उस सूर्य के चारों तरफ भी एक चुंबकीय क्षेत्र है। तो सबसे पहली बार ये होने जा रहा है कि नासा का कोई मिशन सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय तरंगों का, चुंबकीय रेखाओं का क्या करेगा? अध्ययन करेगा कि उनका प्रतिरूप क्या है, कहां तक वो रेखाएं फैली हुई हैं, कहां तक सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है। ठीक, तो इसका मतलब ये जो हमारा मिशन है, सनराइज मिशन, आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा किसका मिशन है, तो आप बोलोगे नासा का मिशन है। ठीक है, कब भेजा जाना है? तो आप याद रखेंगे 2023 में भेजा जाना है। ठीक, इसमें कितने सैटेलाइट्स भेजे जाएंगे? तो 6 क्यूब सेट्स भेजे जाएंगे, यानी कि 6 छोटे सैटेलाइट भेजे जाएंगे। ये सैटेलाइट करेंगे क्या? तो आप याद रखोगे कि ये रेडियो वेव्स यानी कि रेडियो तरंगों का उपयोग करते हुए सूर्य की सतह की क्या खींचेंगे? इमेजेस, फोटोज खींचेंगे, और उन फोटोज को कहां पर भेजेंगे?
पृथ्वी पर भेजेंगे, जहां पर बैठ करके हम उन फोटोज का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और अध्ययन करके हमें दो चीजें समझ में आएंगी। पहला कि पृथ्वी का सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके का है, और दूसरा सूर्य की सतह से ये जो आंधियां निकलती हैं, जो सोलर स्टॉर्म्स निकलते हैं, जिसमें ऊर्जा होती है, आवेशित कण होते हैं, ये कैसे उत्पन्न होते हैं और किस तरीके से ये हमारे अंतरिक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना झमेला करने की जरूरत क्या है भाई, क्यों इतना टेंशन हम ले क्यों रहे हैं आखिर, है ना। तो देखिए, इतना टेंशन हम इसलिए ले रहे हैं, अब मैं आपको जल्दी से एक चीज समझा देता हूं, फटाफट समझ लीजिए। देखो, ये जो सोलर विंड्स होती है ना, सौर्य पवनें, ये सौर्य पवनें अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी लेकर के आती हैं, ऊर्जा लेकर के आती हैं। और ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा का हमारी, पहली चीज तो हमारी पृथ्वी पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। आप बोल रहे होगे पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पृथ्वी पर अगर आप देखोगे, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसमिशन सिस्टम है ना, विद्युत वितरण प्रणाली, जब ये ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है, तो उससे जो विद्युत वितरण प्रणाली है हमारी, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो प्रभावित होता है। ये जो ऊर्जा आती है, ठीक है, नमस्कार सौरभ, ये जो ऊर्जा आती है, ये हमारे जो सैटेलाइट्स घूम रहे हैं पृथ्वी के चारों तरफ, उन सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकती है। ये जो ऊर्जा आती है, ये हमारे वायुमंडल को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। और वायुमंडल को जब ये गर्म करती है, तो उससे कम्युनिकेशन जो होता है हमारा, यानी कि संचार, जो बातचीत करते हैं हम मोबाइल फोन्स वगैरह का इस्तेमाल करके, उसमें दिक्कत पैदा होती। ठीक, तो हम सोलर विंड्स को समझने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सौर्य पवनें हमारी पृथ्वी पर क्या करती हैं, प्रभाव डालती हैं। और दूसरी चीज ये है कि एक तरफ तो ये पृथ्वी पर प्रभाव डाल रही है, दूसरी तरफ आप समझिए हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, वो बहुत ज्यादा खतरे की दशा में होते हैं। क्योंकि अगर उन्हें प्रॉपर जानकारी नहीं है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है इन सोलर विंड्स के बारे में कि ये कब जनरेट होंगी, किस डायरेक्शन में ये आगे बढ़ रही हैं, और अगर वो लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे, तो भीषण नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी। पूरा का पूरा मिशन जो है वो क्या हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। तो इस चीज को स्टडी करने के लिए, ये अध्ययन करने के लिए नासा ने एक मिशन की तैयारी की है, और वो है हमारा सनराइज मिशन। तो क्लियर हो गया गाइस? गिव मी अ फीडबैक, गिव मी अ थम्स अप एवरीवन। फटाक से जल्दी से एक फीडबैक दे दो कि हाँ, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, मैंने आपको कंटेंट बता दिया, मटेरियल बता दिया, अब इसमें से आप वन लाइनर भी निकाल सकते हो, इसमें से आप पीसीएस के लेवल की नॉलेज भी निकाल सकते हो, इसमें से आप यूपीएससी के लेवल की नॉलेज भी निकाल सकते हो, दैट इज अप टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। अगला है एंटी स्मोक गन्स। ठीक है, एंटी स्मोक गन्स। ठीक, इसकी बात देखो कहां पर हुई, आप सब लोग जानते होंगे कि दिल्ली में हर साल जब भी विंटर सीजन आता है, शीत ऋतु आती है, तो शीत ऋतु में वहां पर समस्या उत्पन्न होती है, किस चीज की, स्मॉग की। अब ये स्मॉग क्या होता है ना, थोड़ा सा आप लोग ये जान लीजिए। स्मॉग, देखो स्मॉग का मतलब होता है, जब हम भूगोल में स्मॉग पढ़ते हैं, तो स्मॉग का मतलब होता है फॉग प्लस स्मोक। ठीक है, यानी कि कोहरा, और कोहरे में जब क्या मिश्रित हो जाएगा, धुआं मिश्रित हो जाएगा। धुएं की जगह पर आप और क्या बोल सकते हो, पॉल्यूटेंट्स, यानी के प्रदूषक। तो अगर किसी जगह पर कोहरे के अंदर धुआं या प्रदूषक जो है वो मिक्स हो जाए, मिश्रित हो जाए, तो जो मिश्रण बन जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्मॉग कहते हैं। और ये जो स्मॉग है, इसको आप बोलोगे, ये हेल्थ के लिए,
ह्यूमन हेल्थ के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। बिल्कुल, एसपीएम की बात हो रही है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मटेरियल्स, निलंबित कणीय पदार्थ, यानी कि हवा में तैरने वाले कण। अब देखो, अप्रैल में एक न्यूज आई कि सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बोली कि एंटी स्मोक गन्स लगाना मैंडेटरी होगा। ठीक है, एंटी स्मोक गन्स लगाना मैंडेटरी होगा, यानी कि बाध्यकारी होगा उन परियोजनाओं के लिए जिनका बिल्टअप एरिया जो है वो 20,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है। मतलब सीधा सा मीनिंग ये हुआ कि अगर मान लीजिए दिल्ली में अगर कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का मतलब यहां पर कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है कि आप अगर कोई इमारत बना रहे हो, कोई बिल्डिंग बना रहे हो, कोई मॉल बना रहे हो, कोई अपार्टमेंट बना रहे हो, और आपने केंद्र सरकार या राज्य सरकार से उसके लिए क्लियरेंस मांगा है, ठीक है, कि आप हमें अनुमति दीजिए, हम ये बिल्डिंग बनाएंगे। ओके, अब केंद्र सरकार या राज्य सरकार ऐसी डेवलपमेंट को अनुमति देने से पहले ये देखेगा कि अगर उसका जो क्षेत्रफल है वो 20,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है, 20,000 वर्ग मीटर से ज्यादा है, तो उनको बोला जाएगा कि आप एंटी स्मोक गन्स जरूर इंस्टॉल करिए। ठीक, क्यों? आप सब लोग जानते होंगे कि कंस्ट्रक्शन जो होता है ना, इमारतों का निर्माण वगैरह जो होता है, उससे धूल मिट्टी रेत सीमेंट ये सब जो है वो उड़ करके हवा में पहुंचता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप प्रदूषण कर रहे हो तो उस प्रदूषण से निजात पाने की जिम्मेदारी भी आपकी है, आपको उसका समाधान करना पड़ेगा। और समाधान आप कैसे करोगे? समाधान आप करोगे कि एंटी स्मोक गन्स जो है वो आप लगाइए, अगर आप प्रदूषण कर रहे हो तो उसको हटाने का भी इंतजाम करिए। ठीक, अब यहां पर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि एंटी स्मोक गन होती क्या है? ये बंदूक, जिस बंदूक की हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो स्मॉग होता है उसको मार के गिरा देगी, तो ये बंदूक है क्या? देखिए, एंटी स्मॉग गन एक यंत्र है, एक डिवाइस है। ये यंत्र क्या करता है? वाटर ड्रॉपलेट्स को, यानी कि पानी की बूंदों को हवा में स्प्रे करता है। ठीक है, यानी कि आप क्या बोलोगे? पानी की बूंदों को हवा में छोड़ता है। ठीक, और छोड़ने का उद्देश्य क्या होता है? ताकि वायु प्रदूषण क्या हो पाए? कम हो पाए। सीधी सी चीज ये होती है, मैं अगर आप लोगों को बताऊं, देखिए एक गाड़ी होगी, ठीक, उस गाड़ी के ऊपर क्या रखा जाएगा? एक वाटर टैंक रखा जाएगा। ठीक है, पानी का एक टैंक रख दिया जाएगा, और उसमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे, एक ऐसी मशीन लगा देंगे जो इस पानी को हवा में क्या करे? स्प्रे करे, छिड़के इसको। ठीक, अब होगा क्या? ये जो पानी की बूंदें हैं, ये पानी की बूंदें जब वायुमंडल में पहुंचेंगी तो ये क्या करेंगी? आप सीधे सीधे बोलोगे कि ये वायुमंडल में जो धूल मिट्टी है, उस धूल मिट्टी को अपने साथ कहां ले आएंगी? नीचे ले आएंगी। क्लियर? ठीक है, तो एंटी स्मोक गन क्या हो जाती है? एक डिवाइस है, एक यंत्र है, जिससे हम पानी का छिड़काव करते हैं वायुमंडल में, और पानी का छिड़काव करने से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फायर ब्रिगेड जैसी गाड़ी होती है, उसी से करते हैं। बिल्कुल एकदम सही कह रहे हो आप। ठीक है, तो जल की बूंदों का छिड़काव किया जा रहा है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा? एक व्हीकल होगा, एक गाड़ी होगी, जिससे हम स्प्रे करेंगे, और स्प्रे करके जो पानी की बूंदें वायुमंडल में पहुंचेंगी, वो वायुमंडल से डस्ट जो है, जो भी पार्टिकल्स हैं, कार्बन के कण हैं, या रेत है, धूल है, मिट्टी है, इन सबको अपने साथ नीचे ले आएंगे। क्या याद रखना है कि जो एंटी स्मोक गन होती है वो 50 मीटर की ऊंचाई तक पानी का छिड़काव जो है वो कर सकती है। ठीक है, और इससे जो पीएम 2.5 आप लोग पढ़ते होंगे, है ना, पीएम 2.5, पीएम 10,
है ना। ये 2.5 10 क्या होता है, साइज होता है पार्टिकल्स का, इनको वायुमंडल से हटाने का काम करेगा। तो एंटी स्मोक गन्स न्यूज में थी, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़कर के बात करते हैं ग्रेस FO मिशन। ग्रेस, अब देखो वन लाइनर है ना, सबसे पहली चीज वन लाइनर। वन लाइनर में आपसे पूछेगा ग्रेस FO की फुल फॉर्म बता दो जरा। तो फुल फॉर्म क्या है, सुनो, ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट, ये ग्रेस की फुल फॉर्म है। ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट। और FO क्या है, फॉलो ऑन। ठीक है, FO क्या है, फॉलो ऑन। इसका मतलब हुआ कि ग्रेस नाम का जो मिशन है वो पहले शुरू हो चुका है, ये उसकी सेकंड स्टेज है। ठीक, अब ये मिशन किसने शुरू किया है, तो आप याद रखोगे कि ये नासा का और जर्मनी का रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस, रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस, इन दोनों का ये एक कंबाइंड मिशन है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ग्रेस FO मिशन। अब बात ये है कि भाई इसका उद्देश्य क्या है, किस चीज के लिए है ये मिशन। तो देखो दो चीजें यहां पर आ रही हैं, एक ग्रेविटी और दूसरा क्या आ रहा है, क्लाइमेट। इसका सीधा सा मतलब है कि इस मिशन का जो उद्देश्य होगा वो ग्रेविटी के बारे में स्टडी करना होगा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में अध्ययन करना होगा, और साथ ही साथ क्लाइमेट के बारे में स्टडी करना होगा, जलवायु के बारे में अध्ययन करना होगा। ठीक, अब सुनिए, जो ग्रेस मिशन था वो शुरू किया गया था कब, 2002 में। मैंने बोला कि ग्रेस FO जो है वो सेकंड स्टेज है, द्वितीय चरण है। तो पहला ये जो मिशन शुरू किया गया था वो कब शुरू किया गया था, 2002 में। अब ग्रेस FO मिशन करेगा क्या, तो सुनिए, ये मेजर करेगा वेरिएशंस इन ग्रेविटी ओवर अर्थ सरफेस, प्रोड्यूसिंग अ न्यू मैप ऑफ ग्रेविटी फील्ड एवरी 30 डेज। मतलब सीधी सी बात यह है कि यह मिशन इसलिए शुरू किया गया है कि हमारी जो पृथ्वी की सतह है, आप सब लोग जानते हो कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल नाम का एक बल होता है, जानते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो अब पहली चीज हम क्या देखते हैं कि पृथ्वी की सतह पर हर जगह पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो एक बराबर नहीं होता। कहीं पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, कहीं पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा, और कहीं पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा। ठीक, तो वैज्ञानिकों ने एक चीज देखी कि अलग अलग जगह का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो चेंज होता है, वो परिवर्तित होता है, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएशंस इन ग्रेविटी। ठीक है, ये चेंज होता है, और इन चेंजेस को स्टडी करने का काम ये मिशन करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसका जलवायु से क्या संबंध है ना, क्योंकि ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट, हम तो ये बात कर रहे हैं यहां पर। तो अब सुनिए, ग्रेविटी और क्लाइमेट को आप सीधे सीधे जोड़ नहीं सकते हो, लेकिन ध्यान से सुनना इस बात को कि ये जो मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चलता है अर्थ्स वाटर मूवमेंट, यानी कि पृथ्वी के ऊपर पानी का जो संचलन है वो किस तरीके से हो रहा है। आप एक सीधी सी चीज सुनो मेरी, पानी जो है वो एक मैटर है ना, एक पदार्थ है। अगर पदार्थ है तो उसका अपना एक मास होगा, अपना एक द्रव्यमान होगा, और हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि हर वो चीज जिसका द्रव्यमान है उसका अपना एक अट्रैक्शन होता है, उसका अपना एक आकर्षण होता है। क्लियर,
उसी आकर्षण को, उसी अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। अब आप जरा सोच करके देखो कि एक जगह पर अगर ज्यादा मात्रा में पानी है और दूसरी जगह पर कम मात्रा में पानी है, तो क्या दोनों जगह पर जो ग्रेविटी होगी, जो गुरुत्वाकर्षण होगा, क्या वो बराबर होगा? बताइए आप लोग, यस और नो। अगर एक जगह पर पानी की मात्रा अधिक है और दूसरी जगह पर पानी की मात्रा कम है, तो क्या दोनों जगह पर जो ग्रेविटी हम सेंस करेंगे, जो ऑब्जर्व करेंगे, क्या वो बराबर होगी? नहीं बराबर होगी। ठीक। अब सुनो, मान लो आपने आज आज आपने वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन देखा, जल का वितरण देखा पृथ्वी पर, और उसके हिसाब से ग्रेविटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, गुरुत्वाकर्षण का वितरण है। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर पृथ्वी के ऊपर पानी का वितरण बदल जाए, जस्ट इमेजिन कि अगर पृथ्वी के ऊपर पानी का वितरण बदल जाए, तो इसका असर ग्रेविटी पर पड़ेगा। जो ग्रेविटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो गुरुत्वाकर्षण का वितरण है, वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब सुनिए, ये मिशन क्या करता है? ये मिशन ग्रेविटी में वेरिएशंस को स्टडी करता है, गुरुत्व बल में जो परिवर्तन होते हैं, जो विविधताएं उत्पन्न होती हैं, उनका अध्ययन करता है, और उसके आधार पर ये जानकारी उपलब्ध कराता है किसके बारे में? कि पृथ्वी के ऊपर पानी का संचलन किस तरीके से हो रहा है। ये हमें उन चेंजेस के बारे में, उन परिवर्तनों के बारे में जानकारी देता है जो अंडरग्राउंड वाटर में होते, भूमिगत जल, कि कहां पर भूमिगत जल बढ़ा, कहां पर भूमिगत जल घटा। ये हमें बताता है अमाउंट ऑफ वाटर इन लार्ज लेक्स एंड रिवर्स, के बड़ी झीलों और नदियों में जो पानी है, उसकी मात्रा में क्या परिवर्तन हुआ। किस नदी, किस झील के अंदर पानी की मात्रा बढ़ी, किस नदी, किस झील के अंदर पानी की मात्रा घटी। ये आपको बताता है सॉइल मॉइस्चर के बारे में, कि मिट्टी के अंदर जो नमी होती है, जो पानी होता है, वो कहां पर बढ़ा है या कहां पर घटा है। आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स, यानी कि जो बर्फ की चादरें होती हैं, मान लीजिए अंटार्कटिका के ऊपर इतनी बड़ी मात्रा में बर्फ जमी हुई है। थोड़ा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक। अब अगर अंटार्कटिका में बर्फ की मात्रा घटना शुरू हो जाए, तो मात्रा घटने का मतलब है कि मास घट रहा है, और अगर मास घट रहा है, तो जो ग्रेविटी होगी वहां पर, जो गुरुत्व बल होगा, वो चेंज होगा कि नहीं होगा? बताइए। या फिर अंटार्कटिका के ऊपर अगर बर्फ की मात्रा बढ़ जाए, तो बर्फ की मात्रा अगर बढ़ जाएगी, तो मात्रा बढ़ने से ग्रेविटी जो होगी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। लॉजिक समझ रहे हो ना आप लोग? ठीक है। सी लेवल में होने वाले चेंजेस, कि कहां पर समुद्र के अंदर पानी बढ़ रहा है, कहां पर समुद्र के अंदर पानी जो है वो घट रहा है, तो इन सारी चीजों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा ये ग्रेस एफओ मिशन। ठीक है। अब अगर हम ऐसा कर पाते हैं, तो हम अपनी पृथ्वी की जलवायु के बारे में कुछ जानकारी जुटा सकते हैं। क्योंकि देखो, नदियों और झीलों के अंदर कितना पानी होगा, मिट्टी के अंदर कितना पानी होगा, ये बर्फ की चादरें जो हैं इनके अंदर कितना पानी होगा, सी लेवल में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें किससे जुड़ी हुई हैं? जलवायु से जुड़ी हैं कि नहीं जुड़ी हैं? आप जरा सोच करके देखो कि अगर हमारी पृथ्वी की जलवायु गर्म होने लगे, तो पृथ्वी की जलवायु अगर गर्म होने लगेगी, तो ये सारी चीजें बदलेंगी। अगर पृथ्वी की जलवायु ठंडी होने लगे, तो ठंडी होने पर ये सारी चीजें चेंज होंगी। मतलब आप ग्रेविटी को पढ़ रहे हो, ग्रेविटी से आप पानी के बारे में अंदाजा लगा रहे हो, और उस पानी से आप जानकारी अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं रिगार्डिंग अर्थ क्लाइमेट, पृथ्वी की जलवायु के बारे में। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब सुनिए,
इससे जो डेटा मिलेगा, इस मिशन से जो डेटा मिलेगा, उसके उस डेटा से, उस जानकारी से हमें ये पता लग सकता है कि कहां कहां पर वेट कंडीशन है, कहां कहां पर ड्राई कंडीशन है, या हम एक पैटर्न समझ सकते हैं, एक प्रतिरूप समझ सकते हैं, और इससे सूखे से लड़ने में हमारी जो क्षमता है, उस क्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो वेट एंड ड्राई कंडीशंस को हम प्रॉपरली समझ पाएंगे। जो ड्राउट की कंडीशन है उसके प्रति जो हमारी प्रिपेयर्डनेस है, जो हमारी तैयारी है, वो तैयारी इंप्रूव होगी। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि हम चीजों को एंटिसिपेट कर पाएंगे, पहले से हम थोड़ा अंदाजा लगा पाएंगे, और अगर हम पहले से अंदाजा लगा ले जाएं तो तैयारी आप अच्छे से कर सकते हो। और साथ ही साथ इस चीज का यूज एग्रीकल्चर में भी होगा, कृषि में भी होगा। मान लीजिए कि ग्रेविटी को स्टडी करके आपने वाटर की अवेलेबिलिटी के बारे में अंदाजा लगा लिया, जल की उपलब्धता के बारे में अंदाजा लगा लिया कि देखो इस क्षेत्र की मिट्टी में नमी जो है वो कम है, या किसी क्षेत्र की मिट्टी में जो मॉइस्चर है वो ज्यादा है। तो इस डेटा का यूज करके हम अपने फार्मर्स को, हम अपने किसानों को एडवाइस दे सकते हैं कि कहां पर कम वाटर कंजम्पशन वाली क्रॉप्स लगाएं, कहां पर कम जल के उपयोग वाली फसलें लगाई जाएं, और कहां पर ज्यादा वाटर कंजम्पशन वाली क्रॉप्स लगाई जाएं। समझ आ रही है बात? तो इसका एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के साथ, यानी कि एग्रीकल्चर के साथ भी हम रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये ग्रेस FO मिशन जो है गाइस, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, आप चाहे SSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे PCS की तैयारी कर रहे हो, चाहे UPSC की तैयारी कर रहे हो। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर जो है वो बहुत हाई फाई लेवल पर पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको A से लेकर के Z तक सारी जानकारी, सारी सूचना, सारी इंफॉर्मेशन दे दे रहा हूं। इसका उपयोग करना वो आपका उत्तरदायित्व है, आप जानिए, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं देना है। समझ आ गई बात? ठीक है, चलो आगे। आगे है आर्टेमिस प्रोग्राम। ठीक है, आर्टेमिस प्रोग्राम। अब सुनो, ये आर्टेमिस प्रोग्राम है क्या? सबसे पहली चीज, नासा का प्रोग्राम है। अब ये आर्टेमिस जो शब्द है, ये कब से स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट हो चुका है 2000 सन 2002 में इसकी पहली स्टेज शुरू हुई थी, और 2020 में इसकी सेकंड स्टेज जो है ग्रेस FO मिशन जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है अंशु? आर्टेमिस, नाउ व्हाट इज आर्टेमिस? देखो आर्टेमिस है कि 2024 के बाद, ठीक है, हाँ 2024 के बाद चंद्रमा की सतह पर एक बेस कैंप बनाने की परियोजना चल रही है। मतलब एक तो अड्डा बनाएंगे हम, कहां पर? चांद की सतह पर। और उसी अड्डे का नाम दिया गया है आर्टेमिस। समझ गए? तो आर्टेमिस क्या है? नासा के द्वारा चांद की सतह पर एक जो बेस कैंप, बेस कैंप का मतलब होता है कि हमारे यहां से जो एस्ट्रोनॉट जाएंगे, अंतरिक्ष में जो लोग जाएंगे, वो यहां पर जाकर के रुक सकें, रुक करके अपनी तैयारी कर सकें, ताकि वो आगे की जो अपनी जर्नी है, उस जर्नी को, उस यात्रा को प्रॉपर तरीके से कर पाए। ठीक, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर क्या है? देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि ये जो अड्डा बनाया जाएगा, ये कहां पर बना जाएगा? मून के साउथ पोल के पास में। चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पर बनाया जाएगा, और वहां पर एक क्रेटर है जिसका नाम है शैकलेटन क्रेटर। ये क्रेटर का नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। आपसे सीधे भी पूछा जा सकता है कि शैकलेटन क्रेटर जो है वो कहां पर स्थित है। तो याद रखेंगे कि चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पर ये क्रेटर है। क्रेटर का सीधा सा मतलब है गड्ढा।
है ना। अगर किसी जगह पर एक डिप्रेशन बना हुआ है, गड्ढा बना हुआ है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, क्रेटर बोल देते हैं। जनरली ये जो गड्ढे बनते हैं किससे बनते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन से, ज्वालामुखी उद्भेदन से। ठीक है, तो शेकलेटन क्रेटर जो है वहां पर ये कैंप जो है वो बनाया जाएगा। ठीक, हाँ बिल्कुल, मीटियोर के इम्पैक्ट से भी इनका निर्माण जो है वो हो सकता है। अब देखो, ये जो कैंप है इसके बारे में बोला जा रहा है कि ल्यूनर फाउंडेशन सरफेस हैबिटेट होगा, यानी कि एक तरीके से हम वहां पर एक घर बनाएंगे। चांद पे घर बनाने का जो ख्वाब था वो अब पूरा होगा। चांद पे जाकर के हम एक हैबिटेट बनाएंगे, एक घर बनाएंगे जहां पर 4 एस्ट्रोनॉट, ठीक है, 4 अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो रह पाएंगे 1 हफ्ते के लिए आराम से। ठीक है, 1 हफ्ते तक वो वहां पर रुक सकते हैं, इतना इंतजाम वहां पर किया जाएगा। फिर आगे की प्लानिंग क्या है, आगे की प्लानिंग ये है कि वहां पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। ठीक है, आधारभूत संरचनाएं जो हमें चाहिए, और उसमें जैसे बिजली चाहिए होगी। ठीक है, जैसे जो कचरा वहां पर उत्पन्न होगा उस कचरे का निपटारा कैसे किया जाएगा, तो वेस्ट डिस्पोजल के लिए चीजें हमें चाहिए होंगी। कम्युनिकेशन, अब वहां पर रहेंगे तो फिर पृथ्वी पर बातचीत करने के लिए भी जुगाड़ चाहिए ना, तो संचार के लिए चीजें चाहिए होंगी। रेडिएशन शील्डिंग, यानी कि अंतरिक्ष से जो विकिरण आते हैं उन विकिरणों से बचाव करने के लिए सुरक्षा कवच भी बनाए जाने की बात है। और लैंडिंग पैड, लैंडिंग पैड मतलब जहां पर जो स्पेस से अंतरिक्ष यात्री आएंगे वो उतर सके और वहां से वापस वो स्पेस में वापस अंतरिक्ष में जा पाए। तो ये हमारा आगे का प्लान है कि हम आगे जाकर के ये सारी चीजें वहां पर जो है वो क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। इसी को हम बोल रहे हैं आर्टेमिस प्रोग्राम। ठीक, अब आगे सुनिए, ये, हाँ चांद को भी नहीं छोड़ा। ठीक है, ये जो आर्टेमिस है, ओके, मतलब क्यों बनाने की बात की जा रही है। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि हम चांद पर लोगों को रख करके उन्हें एक्लिमेटाइज करेंगे, मतलब उन्हें एक तरीके से टेस्ट करेंगे कि वो चांद की दशाओं में किस तरीके से जीवित रह सकते हैं, कि वहां पर चांद के ऊपर जो धूल है, डस्ट है, वहां की जो लंबी और बहुत ज्यादा ठंडी रातें जो होती हैं उनको हम कैसे सरवाइव करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आप देखोगे कि वहां पर पानी का पता लगाने की बात, या फिर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हमें किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें वहां पर देखी जाएंगी, ये जो आर्टेमिस मिशन है उसके द्वारा। अच्छा, अब आर्टेमिस की एक फुल फॉर्म भी है, रटने वाली चीज, अभी तक तो समझने वाली चीजें थी। रटने वाली क्या है, आर्टेमिस की फुल फॉर्म है एक्सेलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मून्स इंटरेक्शन विद द सन। इसका रट्टा मान लेना भैया, इसकी हमारे पास कोई और जुगाड़ नहीं है। ठीक है, इसका रट्टा आपको मानना पड़ेगा, एक्सेलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मून्स इंटरेक्शन विद द सन। इसी को हम शॉर्ट में क्या बना दिया, आर्टेमिस बना दिया। ठीक है, अब इसका उद्देश्य एक ये भी है कि जब चांद पर सूर्य का रेडिएशन पड़ेगा तो सूर्य के रेडिएशन, सूर्य के विकिरण पड़ने के वहां पर प्रभाव क्या होते हैं। जैसे मैं आप लोगों को भी बता रहा था कि सूरज से सोलर विंड्स निकलती हैं, सौर पवनें निकलती हैं, आवेशित कणों की धाराएं निकलती हैं। हम लोग पृथ्वी पर बैठे हैं और हम लोग बच जाते हैं। क्यों बच जाते हैं, सुनिए, क्योंकि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो हमें बचा लेता है। लेकिन चांद पर तो ऐसा कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, चांद पर ऐसा कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। तो अगर ऐसी कोई सोलर विंड, ऐसी कोई सौर पवन जाके चांद से टकराएगी, तब क्या होगा,
इस चीज को स्टडी करना ये भी इस मिशन का एक उद्देश्य है, ये आप याद रखोगे। और ये शब्द जो है आर्टेमिस, ये शब्द कहां से आया? ठीक है, तो इसको बोला जाता है दी ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो एंड गॉडेस ऑफ मून इन ग्रीक माइथोलॉजी, यानी कि अपोलो की जुड़वा बहन और चंद्रमा की देवी, ग्रीक जो माइथोलॉजी है उसमें उनका नाम है आर्टेमिस। ठीक है, तो उससे ये जो है वो जोड़ा गया है। आगे सुनिए, आर्टेमिस प्रोग्राम के अंदर नासा का एक और प्लान है कि 2024 तक, नहीं वहां ग्रेविटी है, कम है ग्रेविटी, पृथ्वी की 1/6 है। ऐसा नहीं कि चांद पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल है लेकिन कम है। ठीक, हम वहां पर जाएंगे तो हम मस्त एकदम उछल उछल के आराम से चल सकते हैं, जैसे कंगारू चलता है ना, उस तरीके से हम चांद की सतह पर चल सकते हैं, क्योंकि वहां पर आप जाओगे तो आपका वजन जो है वो 1/6 हो जाएगा, आप हल्के हो जाएंगे, आप कूद कूद के टप्पा खा खा के चल सकते हैं वहां पर। ठीक, हाँ वही ठीक है। तो अब सुनिए, नासा का प्लान है कि 2024 तक, ठीक है, फर्स्ट वुमेन यानी कि पहली महिला को 2024 तक मून की सतह पर भेजने की योजना है, किसकी? नासा की। ठीक, अब हाँ बिल्कुल, क्रिकेट खेलने में बहुत मजा आएगा, वहां पर उड़ उड़ के कैच ले सकते हो आप। और ये भी हो सकता है कि आप उड़े और किसी ने धक्का दे दिया तो आप चंद्रमा की सतह से जो है वो निकल गए आगे। ये भी हो सकता है कि आप फिर मंगल ग्रह पे जाकर के कैच ले गिरोगे, ये भी संभावना जो है वो बन जाएगी वहां पर। ठीक, तो 2024 तक पहली महिला जो है वो भेजने की बात हो रही है आर्टेमिस प्रोग्राम में। ओके, अच्छा, अब आगे सुनिए, आगे सुनो, नासा का एक नया रॉकेट है ना, एक नया रॉकेट उन्होंने तैयार किया है, द स्पेस लॉन्च सिस्टम। जैसे हमारे यहाँ पर पीएसएलवी जीएसएलवी ये सब यूज होता है ना, तो वहां पर उन्होंने क्या तैयार किया है? एसएलएस, स्पेस लॉन्च सिस्टम। ये एसएलएस क्या करेगा, ध्यान से सुनना, एक नया स्पेस क्राफ्ट है ओरियन। ठीक है, मतलब अंतरिक्ष में जाने के लिए उन्होंने एक नया जहाज तैयार किया है। ये जहाज जो है वो इस रॉकेट के साथ एस्ट्रोनॉट्स को लेकर के जाएगा, कहां पर? ल्यूनर ऑर्बिट में, मतलब चंद्रमा की कक्षा के पास लेकर के जाएगा। ठीक, वहां पर जाकर के क्या होगा कि एस्ट्रोनॉट जो है वो ओरियन को छोड़ देंगे, और ओरियन को छोड़ करके एक ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम बनाया जाएगा, यानी कि लोगों को चांद पर उतारने के लिए एक प्रणाली बनाई जाएगी। अब देखो जुगाड़ देखो, पृथ्वी से उड़ेगा स्पेस लॉन्च सिस्टम, एक रॉकेट है, और इस रॉकेट में एक स्पेसक्राफ्ट जुड़ा हुआ होगा जिसका नाम है ओरियन। अब इस स्पेसक्राफ्ट से क्या होगा, इंसान को उड़ा के पृथ्वी से लेकर के जाएंगे चंद्रमा की कक्षा के पास। ठीक, जब हम चंद्रमा की कक्षा के पास पहुंच गए तो ये कह रहे हैं वहां पर हम एक ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम तैयार करेंगे, यानी कि मनुष्य को चांद पर उतारने के लिए एक सिस्टम बनाएंगे, एक प्रणाली बनाएंगे। ये ओरियन वहां पर पहुंचेगा और एस्ट्रोनॉट्स को उस सिस्टम में, उस प्रणाली में, जो भी हम स्पेसशिप टाइप का बनाएंगे उसमें ट्रांसफर कर देगा। और जब ये ट्रांसफर कर देगा तो फिर ओरियन जो है वहां पर पार्क हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, और एस्ट्रोनॉट जो है वो कहां चले जाएंगे? आर्टेमिस जो बेस कैंप होगा वहां। फिर इन्हें पृथ्वी पर अगर वापस आना होगा तो आर्टेमिस से उड़ेंगे अपने उसी सिस्टम में, आकर के ओरियन में बैठेंगे और ओरियन इन्हें लेकर के आ जाएगा कहां पर? पृथ्वी पर। मतलब पूरा टैक्सी सिस्टम जो है, टैक्सी सर्विस जो है वो शुरू करने की बातचीत यहां पर चल रही है। ठीक, अब सुनो आगे, ये तो मैंने आपको पूरी टेक्नोलॉजी जो है वो समझा दी। नासा का ये कहना है कि अभी हम आर्टेमिस 1 पर बात कर रहे हैं। 1 मतलब एक टेस्ट फ्लाइट होगी, 1 मतलब एक टेस्ट फ्लाइट होगी,
टेस्ट फ्लाइट होगी जिसमें ये जो SLS रॉकेट है ये ओरियन को लेकर के जाएगा अंतरिक्ष में, लेकिन इसमें किसी क्रू को नहीं भेजा जाएगा, मतलब किसी यात्री को नहीं भेजा जाएगा। टेस्ट फ्लाइट होगी आर्टेमिस 1। फिर आप सुनो आर्टेमिस 2। आर्टेमिस 2 में ये क्या करेंगे, SLS और ओरियन को टेस्ट फ्लाइट पर भेजेंगे क्रू मेंबर्स के साथ, यानी कि इसमें यात्री बिठा करके एक टेस्ट फ्लाइट कराई जाएगी, आर्टेमिस 2 होगा वो। और फिर होगा आर्टेमिस 3। आर्टेमिस 3 की बात चल रही है कि 2024 तक आर्टेमिस 3 लॉन्च करेंगे, जिसमें इंसान को चांद की सतह पर क्या किया जाएगा, उतारा जाएगा। और उसके बाद इनका ये प्लान है कि हर साल कम से कम एक बार हम लोगों को चांद की सतह पर क्या करते रहेंगे, भेजते रहेंगे। तो आपको याद रखना है आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2 एंड आर्टेमिस 3। आर्टेमिस 1 और 2 दोनों टेस्ट फ्लाइट होंगी। 1 में क्रू मेंबर नहीं भेजे जाएंगे, 2 में क्रू मेंबर भेजे जाएंगे, और 3rd में बात हो रही है, अभी कोई एग्जैक्ट टाइमलाइन इसकी नहीं है शाजिया, ठीक है। अभी कोई एग्जैक्ट टाइमलाइन एज सच नहीं मिली मुझे, अगर मिलती तो मैं बिल्कुल बता देता आप लोगों को। बट फाइनल डेस्टिनेशन इज 2024। फाइनल डेस्टिनेशन है 2024, जब जाकर के हम लोगों को चांद की सतह पर क्या करेंगे, उतारेंगे। ठीक। साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, देखो इसके उद्देश्य हैं फाइंड एंड यूज वाटर, यानी कि पानी का पता लगाओ, बाकी के जो महत्वपूर्ण संसाधन है उनका पता लगाओ, मौज मस्ती करके वापस मत आ जाना, जाइए कुछ काम करके आइए। चंद्रमा के जो रहस्य हैं उन रहस्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। केबीसी में इस टॉपिक का 1 करोड़ का क्वेश्चन पूछा गया था, अरे बाप रे। काश हम रहे होते। 1 करोड़ कमा लिए होते, जिंदगी सेट हो गई होती। बट क्या करें हम लोग जो हैं, हाँ हम लोग जो हैं वो यहीं बैठ करके बातें जो हैं कर रहे हैं बैठे बैठे। क्यों, कोई बात नहीं, मैं करोड़पति नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बनोगे, है ना। आप लोग बनोगे इंशाल्लाह, जरूर बनोगे आप लोग। ठीक, सेलेक्ट हो, और उसके बाद जो है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो देखो पानी का पता लगाना है, महत्वपूर्ण संसाधनों का पता लगाना है, चंद्रमा के जो रहस्य हैं उन पर से पर्दा हटाना है, और वहां पर जिंदा रहने की कला विकसित करना है। मतलब पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर हम कैसे जीवित रह पाएंगे, इसके लिए एस्ट्रोनॉट्स को तैयार करना है, क्योंकि हमारा अगला प्लान है इंसान को कहां पर भेजना, मार्स पर, मंगल ग्रह पर। अब देखिए, चांद की जो फ्लाइट है, मतलब पृथ्वी से चांद की जो फ्लाइट है वो 3 दिन की फ्लाइट है, मतलब 3 दिन में आप आराम से पहुंच जाओगे। लेकिन जब मंगल ग्रह पर जाने की बात होगी तो आने जाने में लगभग लगभग 3 साल का समय लगेगा। अब 3 साल तक उन कंडीशंस को फेस कर पाना, उनको बर्दाश्त कर पाना, उस एनवायरनमेंट में रह पाना, इसके लिए एस्ट्रोनॉट्स को क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो ये था आर्टेमिस, याद रखेंगे गाइस आप लोग। ठीक है, क्लियर हुई, आज की सारी क्लासेस क्लियर हुई आप लोगों को, जल्दी से बताओ सब कुछ क्लियर हो गया कि नहीं, मजा आया आज की क्लास में? मजा आया आज की क्लास में कि नहीं, मजा आया? चलिए, तो फिर बाकी लोगों को भी इस क्लास के बारे में बताइएगा। ये देखिए लिंक्स हैं, आज पहली क्लास थी, ठीक है, अब दूसरी क्लास आएगी, इसी तरीके से आप देख रहे हो करंट अफेयर्स ऑफ ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट पर बहुत सारी क्लासेस में अब लेकर के आता रहूंगा। आपका काम है
इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाना, लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाना। मेरी जिम्मेदारी है आपके लिए बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट क्वालिटी टीचिंग एंश्योर करना। दैट इज अप टू मी। आपका काम क्या है, इस क्लास से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, तो आज कितनी तारीख थी, 15। अब कल, कल स्पेशल क्लास की छुट्टी है। नेक्स्ट स्पेशल क्लास आपकी कब आने वाली है, 17 को, 17 तारीख को। लिंक जो है उसका ये है, ठीक है, ये लिंक है उस क्लास का, 17 को आएगी। जस्ट गिव मी 2-3 days शाजिया, जस्ट गिव मी 2-3 days। एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं जिनमें मैं व्यस्त हूं इस समय पर, एंड जस्ट give me 2-3 days and I'll definitely contact you, okay, and I'll resolve all your problems, don't worry about it। ठीक है, चलिए गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का ये क्लास ज्वाइन करने के लिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड सी यू सून। बाय गाइस।